बिना नौकरी वाले आदमी को तो पाप ही माना जाता है, कोई उससे शादी नहीं करना चाहेगा। ये लाइनें सुनकर कैसा लगता है? अजीब ना। लेकिन सच यही है। आज के सो कॉल्ड मॉडर्न समाज में भी पुरुषों पर ऐसी ऐसी कठोर और अनकॉम्प्रोमाइजिंग उम्मीदें थोपी जाती हैं जो वाकई हैरान कर देती हैं। इंटरनेट खोलिए तो हर जगह यही ज्ञान बंटा नजर आता है कि भाई शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो, बस एक सिंगल चिल गाय बनकर रहो। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिस पर खुलकर बात करने से सब कतराते हैं। तो चलिए आज इस मानसिकता की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे की असली वजहें हैं क्या। आज की इस गहरी पड़ताल में हम सोशल मीडिया के उन मीम्स और जोक्स से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम उन गहरी और अनसुनी चुनौतियों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे जिनका सामना पुरुष रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। होता क्या है कि हमें सिर्फ सतह पर तैरती हुई बातें ही दिखाई देती हैं, लेकिन आज हमारी नज़र इस आइसबर्ग के उस निचले और अदृश्य हिस्से पर होगी जहां असली समस्याएं गहराई तक जड़ें जमाए बैठी हैं। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम मुख्यधारा के उत्प्रेरक को देखेंगे, उसके बाद गंभीर कानूनी अंधे बिंदुओं, फिर खामोश महामारी और करियर से जुड़े स्टिग्मा पर बात करेंगे, और हाँ, आखिर में आपस में जुड़े समाधानों पर भी चर्चा होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, मुख्यधारा का उत्प्रेरक, हंगामा और सतहीपन। हाल ही में अतुल सुभाष जैसे बेहद दुखद मामलों ने अचानक से पुरुषों के मुद्दों को मेनस्ट्रीम डिस्कशन में ला खड़ा किया है। हर कोई इस पर बात कर रहा है, लेकिन क्या ये चर्चाएं वाकई गहराई तक जा रही हैं या फिर ये बस एक पल का शोर है जो जल्द ही शांत हो जाएगा? असलियत तो ये है कि हमारी मेनस्ट्रीम चर्चाएं अक्सर बहुत ही सतही लेवल पर आकर अटक जाती हैं। आपने खुद देखा होगा, इंटरनेट पर ज्यादातर बहसें आईपीसी की धारा 498A यानी घरेलू हिंसा कानून के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं, जिसके मिसयूज को लेकर तो अब सुप्रीम कोर्ट भी अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। इसके अलावा ये बातें या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के झगड़ों का मजाक उड़ाने तक सिमट जाती हैं या फिर बहुत ही एक्सट्रीम ऑनलाइन पोलराइजेशन का शिकार हो जाती हैं। मतलब एक तरफ सारी लड़कियां एक जैसी हैं वाला गैंग और दूसरी तरफ सारे मर्द एक जैसे हैं का शोर। ऐसे में जो असली जमीनी मुद्दे हैं उन पर तो कोई बात ही नहीं करता। और यहीं से जन्म लेता है एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स, प्रगतिशील और पितृसत्तात्मक उम्मीदों के बीच की रस्साकशी। जरा सोचिए, अगर कोई पुरुष पारंपरिक भूमिकाएं पसंद करता है और चाहता है कि उसकी पत्नी काम पर न जाए, तो समाज तुरंत उसे इनसिक्योर और कंट्रोलिंग का टैग दे देता है, राइट? लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर पत्नी उससे ज्यादा कमा रही हो तो वही समाज उसकी मर्दानगी पर ताने मारना शुरू कर देता है। यह लिटरली एक दोधारी तलवार पर चलने जैसा है, जहां किसी एक रास्ते को चुनना और फिर पूरे समाज को खुश रख पाना लगभग नामुमकिन है। आइए अब इस आइसबर्ग में थोड़ा और नीचे चलते हैं और अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, गंभीर कानूनी अंधे बिंदु यानी लीगल ब्लाइंड स्पॉट्स, कस्टडी और कानून। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स कैसे कई बार पुरुषों को न्याय देने में पूरी तरह फेल हो जाते हैं और कैसे कुछ नियम बिल्कुल एक तरफा काम करते हैं। जरा इस हैरान करने वाले आंकड़े पर गौर कीजिएगा, 83 में से महज 2। जी हां, ठाणे फैमिली कोर्ट में दायर एक आरटीआई से यह शॉकिंग डेटा सामने आया है। बच्चों की कस्टडी के 83 मामलों में से सिर्फ और सिर्फ 2 मामलों में पिता को कस्टडी मिली। सोचिए, कई पिताओं को तो सालों सालों तक अपने ही बच्चों से मिलने तक की परमिशन नहीं दी जाती। ये हमारे सिस्टम के असंतुलन की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है, जो साफ दिखाती है कि पारिवारिक विवादों में एक पिता को कितनी बड़ी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और जब बात इन कानूनी ब्लाइंड स्पॉट्स की हो रही है ना, तो ये वाला बदलाव शायद सबसे ज्यादा गंभीर है। देखिए, पुरानी आईपीसी की धारा 377 में पुरुषों के साथ होने वाली यौन उत्पीड़न या दुराचार के खिलाफ कम से कम कुछ तो प्रावधान थे, लेकिन अब जो नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस आई है, उसमें पुरुषों या ट्रांसजेंडर्स के बलात्कार के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान ही नहीं है। मतलब इस अपराध को इफेक्टिवली डीक्रिमिनलाइज ही कर दिया गया है। ये एक इतना बड़ा लीगल ब्लाइंड स्पॉट है जो पुरुष पीड़ितों के अस्तित्व को ही कानून की नजरों से पूरी तरह मिटा देता है। अब ऐसे में न्याय की गुहार लगाना भी उनके लिए एक नामुमकिन सा संघर्ष बन जाता है। अब ये सारी चीजें कैसे एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म देती हैं, इसे हम अपने तीसरे भाग में समझते हैं, खामोश महामारी, मानसिक स्वास्थ्य और अकेलापन। हमारा समाज बचपन से ही पुरुषों से किस तरह की भारी मानसिक कीमत वसूलता है, ये जानना आपके लिए बहुत अहम है। साइकोलॉजी में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल टर्म है, भावनात्मक बदियाकरण, या जिसे इंग्लिश में इमोशनल कैस्ट्रेशन कहते हैं। ये वो पितृसत्तात्मक कंडीशनिंग है जो लड़कों के बड़े होने के दौरान ही उनसे उनकी सारी कोमलता, उनकी सॉफ्टनेस छीन लेती है। बचपन से ही दिमाग में डाल दिया जाता है कि अरे लड़के नहीं रोते,
उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से रोका जाता है और फाइनली उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक पैसे कमाने वाली मशीन बनाकर छोड़ दिया जाता है। यही वो वजह है कि ज़्यादातर पुरुष जिंदगी भर अपने ट्रॉमा को, अपने दर्द को शब्दों में बयां ही नहीं कर पाते और बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और पता है, इस कंडीशनिंग का सीधा असर हमारी दोस्ती के मायनों पर भी पड़ता है। आप महिलाओं की दोस्ती देखिए, वो पूरी तरह से इंटीमेसी, इमोशनल सपोर्ट और अपने प्रॉब्लम शेयर करने पर बेस्ड होती है। लेकिन वहीं पुरुषों की दोस्ती अक्सर सिर्फ एक साथ क्रिकेट खेलने, कोई मूवी देखने या बाहर घूमने फिरने तक ही सिमट कर रह जाती है। अपनी कोई बहुत पर्सनल या गहरी समस्या वो अपने दोस्तों को बताने से भी कतराते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर एक बहुत गहरा डर बैठा होता है कि यार कहीं सामने वाला मुझे कमजोर या सॉफ्ट ना समझ ले। ये एक ऐसा अकेलापन है जो भारी भीड़ में भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। और इस घुटन का नतीजा बहुत भयानक होता है। दुनिया भर के ये आंकड़े एक खौफनाक सच्चाई बयां कर रहे हैं। हर जगह डिप्रेशन की शिकायतें महिलाएं ज्यादा दर्ज कराती हैं, लेकिन आत्महत्या की दर पुरुषों में खतरनाक रूप से अधिक है। यूके में ये दर महिलाओं के 4.9 के मुकाबले पुरुषों में 15.5 है। अमेरिका में तो ये 3.5 गुना ज्यादा है। और भारत का आंकड़ा वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ही साल में 45,000 महिलाओं के मुकाबले करीब 1,20,000 पुरुषों ने अपनी जान ले ली। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक खामोश महामारी है जिस पर हमें तुरंत, जी हां, बिल्कुल तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतनी तकलीफ है तो मदद क्यों नहीं मांगी जाती? इसका एकदम सीधा सा जवाब है, वो सॉफ्ट या कमजोर कहलाने का डर। इस डर की वजह से वो डिप्रेशन के लक्षणों को पहचान ही नहीं पाते और दुखी होने के बजाय उनका वो दर्द अक्सर बहुत ज्यादा गुस्से और अग्रेशन के रूप में बाहर निकलता है। अपनी पीड़ा को छिपाने के लिए अक्सर शराब और नशे का सहारा लिया जाता है। थेरेपिस्ट के पास जाना तो जैसे एक बहुत बड़ा टैबू है, क्योंकि ये मान लेना कि मुझे सहारे की जरूरत है उनके लिए सबसे मुश्किल काम होता है। और ये विशिष्ट साइकिल ऐसी चलती रहती है। चलिए अब हमारी चर्चा आती है चौथे बिंदु पर, करियर से जुड़े कलंक और जेंडर रोल्स, सहानुभूति का अंतर या दी एम्पैथी गैप। ये जो कड़े जेंडर रूल्स हैं ना, ये सिर्फ हमारी भावनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात को भी तय करते हैं कि समाज में कौन सा काम किसके लिए सूटेबल है और परिवार में किसकी क्या भूमिका होगी। एक पुरुष के लिए केयर गिविंग यानी देखभाल करने वाला कोई पेशा चुनना आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यूके में सिर्फ 2% और अमेरिका में महज 3% प्री स्कूल टीचर्स पुरुष हैं। नॉर्वे में भी सिर्फ 10%। ये भारी जेंडर गैप हमारे समाज के उस गहरे कलंक को दिखाता है जो ये मानकर बैठा है कि पुरुष तो स्वाभाविक रूप से नर्चरिंग या देखभाल करने वाले हो ही नहीं सकते। ये जो प्रेजुडिस है ना, ये पुरुषों के लिए करियर के कई रास्ते तो शुरू होने से पहले ही बंद कर देता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? समाज का वो एकदम बेसलेस डर कि हर पुरुष बच्चों के लिए एक संभावित खतरा या अब्यूजर हो सकता है। सोचिए, चेन्नई के अबू सिद्दीकी जैसे हाईली क्वालिफाइड इंसान को सिर्फ इसलिए टीचिंग की जॉब देने से मना कर दिया गया क्योंकि वो एक पुरुष है। हमारी सोसाइटी हमेशा यही प्रेशर बनाती है कि लड़के हो तो बस हाई पेइंग और टफ जॉब्स ही करो, जबकि असलियत तो ये है कि छोटे बच्चों की क्लास में ऐसे करुणामय और मैस्कुलिन रोल मॉडल्स का होना बहुत जरूरी है ताकि वो बच्चे एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ बड़े हो सकें। और हाँ, ये कलंक सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है। नर्सिंग के पेशे में भी बिल्कुल यही मानसिकता हावी है। आप देखिए, अमेरिका में 13.3%, यूके में 11%, जापान में सिर्फ 4.9% और चीन में तो महज 1% पुरुष नर्स हैं। भारत में ही थोड़ा बेटर जरूर है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। बात यह है कि जब भी कोई लड़का कम सैलरी वाला या केयर गिविंग वाला पेशा चुनता है तो समाज का पहला ताना यही होता है, यार तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन गए। सहानुभूति से भरे इन पेशों में ये जो जेंडर के आधार पर भेदभाव है, ये आज भी एक बहुत कड़वी सच्चाई है। और अगर घर की चार दीवारी के अंदर की बात करें तो वहां का पाखंड तो और भी गहरा है। अगर कोई माँ अपने बच्चों को पालने के लिए करियर से ब्रेक लेती है तो समाज उसकी खूब तारीफ करता है, जो कि सही भी है। लेकिन अगर कोई पिता घर संभालने और स्टे एट होम फादर बनने का फैसला कर ले तो उसे सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उसे अपमान की नजरों से देखा जाता है। आज भी हमारे समाज में हाउस हस्बैंड शब्द को एक गाली या ताने की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बच्चों की परवरिश करना कोई बहुत ही दोयम दर्जे का या छोटा काम हो। हालांकि बदलाव की कुछ बहुत ही शानदार मिसालें भी मौजूद हैं हमारे सामने। मशहूर म्यूजिशियन जॉन लेनन को ही ले लीजिए। उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक फुल टाइम पिता बनना चुना था। हमारी चैंपियन मैरी कॉम ने भी कई बार खुले मंच पर कहा है कि उनके पति उनके सबसे बड़े पार्टनर और उनकी ताकत हैं जिन्होंने घर को संभाला। लेकिन फिर भी हमारे कॉर्पोरेट सिस्टम को देखिए,
वहाँ चाइल्ड केयर लीव अक्सर एक्सक्लूसिवली सिर्फ महिलाओं को ही दी जाती है। ये चीज़ उसी झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देती है कि घर संभालना कोई काम ही नहीं है और पावर तो सिर्फ उसी के पास होनी चाहिए जो पैसा कमा कर ला रहा है। अब हम आते हैं इस पूरे पड़ताल के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर, आपस में जुड़े मुद्दे, साझे समाधान, आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ना। सवाल यह है कि सिर्फ समस्याओं पर रोने से तो कुछ नहीं होगा। इस दलदल से बाहर कैसे निकला जाए? एक बैलेंस समाज की नींव आखिर रखी कैसे जाए? आज आप ऑनलाइन दुनिया में देखिए, एक बहुत ही जहरीला ब्लेम गेम चल रहा है। एक तरफ पुरुषों को हर चीज का दोषी ठहरा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ महिलाओं को टारगेट किया जाता है। जेंडर्स एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठे हैं। लेकिन सच बताऊं, एक दूसरे पर उंगली उठाने से किसी का भी भला नहीं होने वाला। असली सोशल प्रोग्रेस तब होती है जब हम कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। हमें ऐसे रिश्ते बनाने होंगे जिनकी नींव पैसा या कोई सामाजिक दबाव ना हो, बल्कि आपसी विश्वास और एक दूसरे का अच्छा चरित्र हो। तभी जाकर हम एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन शुरू कर पाएंगे। ये एक ऐसा सच है जिसे हमें आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना ही होगा। पुरुषों के मुद्दे और महिलाओं के मुद्दे कोई अलग अलग लड़ाइयां नहीं हैं। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जेंडर इक्वालिटी की वकालत करने का असली मतलब ही यही है कि हम ये पहचानें कि जो पितृसत्तात्मक सिस्टम महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है ना, एग्जैक्टली वही सिस्टम पुरुषों का भी गला घोटता है। हम दोनों ही डेमोग्राफिक्स इसके बराबर के शिकार हैं। तो ये लड़ाई किसी जेंडर के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन सिस्टम्स और सोच के खिलाफ है जो हमें बांटती है। तो अंत में मैं आपको इसी एक बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हमारा समाज यूं ही इंटरनेट पर एक दूसरे से लड़ते हुए इस कड़वे जेंडर वॉर को लड़ता रहेगा, या फिर हम फाइनली एक दूसरे पर दोष मढ़ना बंद करके उन विफल कानूनी, सामाजिक और न्यायिक प्रणालियों को ठीक करने के लिए एकजुट होंगे जो हम सभी को नुकसान पहुंचा रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।